ठीक है, इसको रहने दीजिए अभी। हम ये करते हैं, ठीक है, जैसे C3H8 है मेरे पास, ठीक है, C3H8 है, तो C3H8 है, तो ये क्या होता है, C3H8 हम इस तरह से बना सकते हैं, ये C3H8 है, ठीक है। एक आइसोमेरिज्म को समझने के लिए इससे एक बड़ा कंपाउंड लेना पड़ेगा, इससे बड़ा कंपाउंड लेते हैं, C4H10 लेते हैं, ठीक है। C4H10 कैसा होता है, 1 2 3 4 और बाकी सब जगह हाइड्रोजन, ये C4H10 है, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका नाम क्या है, हम लोग सब जानते हैं, ये है ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन है। अब देखिए C4H10 ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब ये कंपाउंड में बनाता हूँ, सी यहाँ पे C लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये C को उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ये दोनों, भले ही दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो जो ये लोग का फॉर्मूला है C4H10, ये भी C4H10 होगा, ये भी C4H10 होगा और ये भी C4H10 है। लेकिन क्या बात है कि ये दोनों जो मेरे पास कंपाउंड है, ये दोनों सेम नहीं है। इनका भले ही ये जो स्ट्रक्चर, वो जो फॉर्मूला है वो सेम है, पर इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। बोलने का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जिस तरह से इसके अंदर में अरेंजमेंट है एटम्स का, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अगर सेम नहीं है, तो वैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आपस में हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटेन, और ये जैसे इसका मुझे नाम देना है, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर की बात करूं, देखिए तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं नॉमेनक्लेचर में, जैसे मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है। जब मैं नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा था ये बात करना भूल गया था। तो जैसे ये एक मेरे पास, सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास जो कंपाउंड है उसका सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन सा है। सबसे बड़ा कार्बन चेन, जैसे ये मुझे सबसे बड़ा कार्बन चेन चूज करना है, ये इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है, ये लाइन में 3 कार्बन है, इस लाइन में 2 कार्बन है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ इस कंपाउंड में, और तो कोई कार्बन चेन नहीं बन रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हुआ। तो मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि ये एक 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, इस तरह से मैं बोलूंगा उसको, ठीक है। तो जो इसका जब नाम मैं लिखूंगा तो उसमें प्रो आएगा, भले ही इसमें 4 है। अगर मुझे ये स्ट्रक्चर दिया गया है और मुझे किसी ने बोला इसका नाम लिखो, तो मैं क्या बोलूंगा कि भले ही इसमें 4 कार्बन आइटम है, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन आइटम उसमें 3 कार्बन है, तो ये एक प्रोपेन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे इसका नाम देना है, ये एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि CH3 ग्रुप जो होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है। एक मिथाइल ग्रुप इससे अटैच है, ठीक है, CH3 इज अ मिथाइल ग्रुप, ये एक मिथाइल ग्रुप इससे अटैच हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं नंबरिंग करता हूं कार्बन एटम्स का। ये पहला कार्बन हुआ, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, मतलब ये एक मैं नंबरिंग किया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इस तरह से नाम करूंगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये एक प्रोपेन का डेरिवेटिव है। इसलिए मैंने क्या किया, जिस पोजीशन पे लगा हुआ था मेरा मिथाइल ग्रुप, या फिर जैसे अगर यहाँ पे मिथाइल नहीं लगा रहता, यहाँ पे कुछ ओवल, कुछ अल्कोहल लग जाता, कुछ भी, तो मैं इसको बोलता ये एक मिथाइल का डेरिवेटिव है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ C3H7Cl की, ठीक है, तो इसका मैं बहुत तरह से, जैसे अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका जैसे आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम बहुत सारे वो बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं।
C3H7Cl है मेरे पास, तो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ एक Cl लगा दिया, ये कंपाउंड बन गया। जो बाकी जगह है उसकी जगह हाइड्रोजन है, ये आपको लगाना, आप जब अपना एग्जाम देंगे तो वहाँ पे अपना हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, ठीक है। H H H, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आएगा मेरे पास, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे H, 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 ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये दोनों सेम है, पर इनका जो स्ट्रक्चर है, एक में सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और एक में तीसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब इस क्लोरीन को उठा के मैं अगर इस कोने में लगा देता हूँ, तो अगर मैं इसमें और जो नया बनेगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे पलटी कर दूंगा, मैं इसे पलट दूंगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों में बेसिकली कोई अंतर नहीं रहेगा। मुझे ये ऐसा दिख रहा है, मैंने क्योंकि इसे बोर्ड पे दिखा बनाया है, ये एक्चुअली में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहेगा, एक मतलब ये एक मॉलिक्यूल रहेगा जो 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में कोई बॉन्ड इस तरह से रहेगा, कोई बॉन्ड इस तरह से रहेगा, वो हम नहीं अभी इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसको मुझे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ 4 हैं, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स हैं, अगर 4 कार्बन आइटम्स हैं तो कम बन रहा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स कम हो रहे हैं। उसी तरह जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाते जाऊंगा, उसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक मैं ऐसा कंपाउंड लेता हूँ जिसमें 6 कार्बन आइटम है, ठीक है, छह कार्बन आइटम है। अब देखिए, मैं इस कार्बन को उठा के यहां लगा देता हूं, ये एक आइसोमर बनेगा। उस कार्बन को उठा के यहां लगा देता हूं, ये एक बनेगा आइसोमर, ठीक है। अब ये कार्बन को उठा के मैं यहां लगा देता हूं, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का ये आइसोमर हुआ। और कुछ कर सकते हैं? हाँ देखिए, और भी कुछ कर सकते हैं, ये है। अब मैं ये 2 कार्बन को उठा के यहां लगा देता हूं, ये एक नया बना हमारे पास, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं, ठीक है, ये एक नया बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है। देखिए, सारा का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सारे अभी मैंने जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स बनाए, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, पर जो अंदर में अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है। उसके कारण इन सब के केमिकल फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, ठीक है। लगभग सेम ही रहेंगे लेकिन अंतर आएगा, ठीक है। जैसे ये एक कंपाउंड है, तो देखिए ये एकदम सिमेट्रिकल टाइप का, ये एक छोटा सा गोल बनेगा, ये लंबा बनेगा, समझ सकते हैं आप, ये ऐसे टर्न करेगा, मतलब इस तरह से, जैसे कि मेरा ब्रांच है इस तरह से ये बना। अगर इसका बात करता हूँ तो ये गोल टाइप का कुछ बनेगा। तो इस तरह से इसका साइज और ये सब डिफर कर रहा है, तो इसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, इन सब में कुछ कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म जो है ये बहुत बेसिक आइसोमेरिज्म है। आप और बड़े होंगे तो आपको और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ CH
इथीन लेता हूँ, ठीक है। इथीन क्या होता है, ये इथीन है, इसमें मैं CH3 जोड़ देता हूँ तो ये प्रोपीन बन जाता है। इसमें एक और ये क्या है, ये बन गया मेरे पास ब्यूटीन, ठीक है। ये एक ब्यूटीन है, ठीक है, इसको ब्यूटीन बोलता हूँ। अब देखिए, अब ये ब्यूटीन है, अब जैसे मुझे इसका नाम देना है। अब देखिए ये एक ब्यूटीन है, अब मैं इसका भी आइसोमर्स बना सकता हूँ। किस तरह से, ये जो डबल बॉन्ड पहले जगह पे था, अब मैं सबसे पहले कोई भी मेरे पास कंपाउंड दिया जाता है तो मुझे इसका नाम करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका नाम पता करना पड़ता है कि कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबरिंग करूँगा कार्बन आइटम्स का। ये पहला कार्बन है, दूसरा, ये चौथा कार्बन आइटम है, ठीक है, 4 कार्बन आइटम्स। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बीच में था डबल बॉन्ड, मैं उसको उठा के दूसरा जगह पे डाल देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मैंने पहला पोजीशन से उठा के डबल बॉन्ड को दूसरा पोजीशन पे डाल दिया, तो ये एक दूसरा कंपाउंड बन गया। भले ही दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन जो नया कंपाउंड बना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको ये भी एक तरह का। अब जैसे मुझे इसका नाम करना है, सबसे पहले मैं इसका नाम करता हूँ। इसका नाम क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ कि ये ब्यूटीन का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये ब्यूटीन का डेरिवेटिव है। और इसमें जो डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, तो इसका नाम दूंगा 1 ब्यूटीन। ये भी एक ब्यूटीन का डेरिवेटिव है। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे ब्यूटीन के बाद है, तो इसका मतलब ये दूसरे कार्बन आइटम पे, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 ब्यूटीन। उस तरह से चलता है। तो ये सब एक आइसोमर्स है। और जैसे ये सब तो स्ट्रेट हुआ, जैसे इस तरह के कंपाउंड तो इनका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बीच में यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ये यहाँ से आया, फिर यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे आपको। या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये ऐसे लगा, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड लग गया, फिर यहाँ एक लग गया, यहाँ से डबल बॉन्ड निकला, ये ऐसा, तो ये एक अलग तरह का कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। इस तरह से बहुत तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। ये कितना ही बड़ा हो सकता है, मतलब इस पे ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत, जैसे आप पॉलीथीन का नाम सुने होंगे, जिसमें हम लोग, जैसे ये तो पॉलीथीन नहीं है, पॉलीथीन जो जिसपे हम लोग काम कुछ भी लाने के लिए यूज करते हैं, वो एक पॉलीमर है। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर मतलब एक छोटे से ही यूनिट को बार बार रिपीट किया गया। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास C2H4 था, पॉलीथीन बनता है पॉलीइथीन, 2 वर्ड से बना, पॉली प्लस इथीन। पॉली मतलब बहुत सारा और इथीन मतलब इथीन, ठीक है। तो बहुत सारा इथीन, तो C2H4 बहुत सारा जोड़ते गए हम, सब C2H4 को एक साथ मर्ज किए, बहुत सारा को मिला दिए, तो पॉलीथीन बन गया। तो इसको हम कैसे लिखूंगा, C2H2 इस तरह से N कर दूंगा। तो ये पॉलीथीन का जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब एक छोटे से यूनिट को मैं रिपीट करते गया, मैं उसी में रिपीट करते गया, तो एक बहुत लंबा चेन बना के ये एक बड़ा कंपाउंड बना, ये एक पॉलीमर बना। अब पॉलीथीन कितना बड़ा होता है आप देखते हैं, तो वो छोटे छोटे लगभग सैकड़ों करोड़ों को मिला के एक पॉलीथीन बनता है, ठीक है। मतलब इस तरह से कैसे पॉलीमराइज किया जाता है ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ कुछ कंडीशन में इथीन को, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को दबाया जाता है, या फिर इसको टेम्परेचर दिया जाता है, या फिर कैटलिस्ट दिया जाता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में लोग ज़्यादातर रिएक्शन ही पढ़ते हैं, तो रिएक्शन जो होता है, किसी रिएक्शन को मुझे स्पीड अप करना है, तो मैं, जैसे टीचर होता है,
स्टूडेंट अपने आप भी पढ़ लेता है, लेकिन टीचर क्या करता है कि उसको स्पीड देता है पढ़ने में या फिर डायरेक्शन बताता है। तो कैटलिस्ट भी वही करता है एक रिएक्शन में कि जो स्पीड है रिएक्शन का उसको इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन तो वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को होने में या फिर जो कंडीशन, जैसे कंडीशन जो लग रहा है उसको इम्प्रूव कर देगा। जैसे टेम्परेचर मुझे 1000 डिग्री, अगर मैं कुछ ऐसा कैटलिस्ट लगा देता हूँ जिसके कारण वो टेम्परेचर हो जा रहा है 200 डिग्री, तो इस तरह से हमको कैटलिस्ट मदद करता है। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरह का स्ट्रक्चर रहता है साइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोग जितने भी कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम था एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे साइकिल्स आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए जहां जहां मैं डॉट बनाता हूँ, जहां जहां चेंज होता है, यहाँ मतलब एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस जगह पे एक कार्बन है, और बाकी आपको जैसे ये एक पर्टिकुलर कार्बन हुआ यहाँ पे, इसका वैलेंसी फुलफिल करना है तो यहाँ एक लगा दीजिए, यहाँ एक लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 लग गए हाइड्रोजन, तो ये भी एक, तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। तो इसीलिए मुझे हर जगह हाइड्रोजन लगाने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहेंगे तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, सबका 4-4 वैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, उसी तरह हर जगह लगा दीजिए। तो ये एक साइक्लिक टाइप का कंपाउंड हो गया। ये भी कंपाउंड है लेकिन ये साइक्लिक है, मतलब हम लोग साइक्लिक आइसोमर, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उसका एक साइक्लिक आइसोमर बना सकते हैं। मतलब ये सोचने पर डिपेंड करता है आप कितना सोच पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक कंपाउंड था, इसका मैंने एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये सब यहाँ लगा दिया। इस तरह से मैं डबल बॉन्ड लगाते जाऊंगा। हर एक डबल बॉन्ड लगाने के चलते पूरा कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाता है। आप समझ सकते हैं, जैसे मैं पहले मेरे पास एक डबल बॉन्ड था, फिर मैंने क्या किया, 2 डबल बॉन्ड लगा दिया, तो पूरा कंपाउंड का नेचर चेंज हो गया। 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये एक साइक्लिक कंपाउंड था मेरे पास, सॉरी, इसमें मैंने एक लीनियर चेन लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और साइक्लिक लगा दिया। तो इस तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी को पता नहीं है कि दुनिया में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सबका अलग प्रॉपर्टी रहेगा। इसी तरह ये दुनिया ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना, एक तरह से आप बोल सकते हैं। हर चीज, मैं भी ऑर्गेनिक चीज से बना हूँ, मैं भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हूँ, आप भी, मतलब उस तरह से सारा चीज ऑर्गेनिक है। ठीक है, जितने भी लिविंग चीज है सारा चीज ऑर्गेनिक, सबका ये जो स्किन बना हुआ है, टिश्यू, सारे चीज ऑर्गेनिक चीज से बने हुए हैं। खाना खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है।